पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यू हाओ और तंग वुतुंग होली गोस्ट चर्च की तरफ जा रहे थे। अब आगे देखेंगे। तंग वुतुंग ने हल्की सी आह भरी और कहा, अगर एल्डर लॉन्ग और ये शिशुई से मिलने से पहले होता तो शायद मैं भी यही सोचती। लेकिन अब मेरी राय अलग है। अल्टीमेट डुलुओं के पास अपनी किलर मूव्स होती हैं। इस दुनिया को लेकर उनकी अपनी समझ होती है। हो सकता है कि हमारी कल्टीवेशन उस स्तर तक पहुंच गई हो, लेकिन जब तक हम अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं करते, तब तक हमें अल्टीमेट डुलुओ नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हम जरूर उस स्तर तक पहुंचेंगे, और जब ऐसा होगा तब पूरी दुनिया बहुत अलग होगी। वो युहाओ हंसते हुए बोला, बहुत अच्छी बात कही। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम उस स्तर और उस दुनिया की ओर एक साथ बढ़ेंगे। जो भी हो, उसकी कल्टीवेशन पहले ही अल्टीमेट ढुलुओं के बराबर हो चुकी थी। ऐसे में वह उत्साहित क्यों ना होता। यही तो वह अब तक हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। मुझे जरा देखने दो। ऐसा कहते हुए हो युहाओ ने तांग वूतों का हाथ थामे रखा और अपनी गति धीमी कर दी। वह इस जगह पर पहले भी आ चुका था। उसके सामने का घना जंगल गहरे हरे रंग से बदलकर बिल्कुल काला हो गया। पूरे महाद्वीप में सिर्फ यही जंगल ऐसा था जिसकी यह खास पहचान थी, क्योंकि यही ईविल डीमन फॉरेस्ट था। हाँ, होली गोस्ट चर्च का हेडक्वार्टर्स इसी जंगल में था। अगर लॉन्ग सियाओयाओ से मिली जानकारी न होती तो कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाता। सन मून एम्पायर में ईविल डीमन फॉरेस्ट वही स्थान था जो डुलुओ कॉन्टिनेंट में ग्रेट स्टार डू फॉरेस्ट था। सन मून एम्पायर के सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट्स इसी जंगल में रहते थे। इनमें ईविलाई टायरेंट किंग भी शामिल था, जो 10 ग्रेट सैवेज बीस्ट्स में दूसरे स्थान पर था। हुओ युहाओ ने यहीं स्पिरिट आइज का 7वां सोल रिंग प्राप्त किया था। उसने एक 100,000 ईयर ईविलाई टायरेंट को मारा था, लेकिन उसके बाद ईविलाई टायरेंट किंग ने उसे खोज लिया और वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाया था। अब वह पहले जैसा नहीं था। इस बार शायद उसे ईविलाई टायरेंट से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि होली गोस्ट चर्च ने अपना हेडक्वार्टर्स यहां क्यों बनाया। शक्तिशाली ईविल सोल मास्टर्स के लिए तो यह कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कमजोर ईविल सोल मास्टर्स का क्या? अगर उनका सामना शक्तिशाली सोल बीस्ट से हो जाता तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। फिर भी अगर उसे यहां ईविल सोल मास्टर्स मिल जाते तो यही काफी था। डेथ गॉड डुलुओ की सुरक्षा के बिना अब कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। जमीन पर उतरते ही हुओ युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन फैला दी। यह एक विशाल जाल की तरह पूरे जंगल को ढकने लगी। लॉन्ग स्याओयाओ ने सिर्फ ईविल डीमन फॉरेस्ट के बारे में बताया था। उसने यह नहीं बताया था कि होली गोस्ट चर्च जंगल के किस हिस्से में है। जंगल की जांच करते समय हुओ युहाओ बहुत सतर्क था। आखिर यहां एक ऐसा सैवेज बीस्ट रहता था जो सोल बीस्ट्स की दुनिया में डीथियन से बस थोड़ा ही कमजोर था। ईविलाय टायरेंट किंग को नाराज न करना ही बेहतर था, ताकि किसी बेवजह की परेशानी से बचा जा सके। हुओ युहाओ ने कभी कसम खाई थी कि जब तक उस पर हमला न हो, वह किसी सोल बीस्ट को नहीं मारेगा। इसी वजह से भले ही उसे डर न लगता हो, फिर भी वह ईविलाय टायरेंट किंग को उकसाने वाला नहीं था। उसकी स्पिरिचुअल अंजुलेशंस फैलती चली गईं और बहुत जल्द उसे अपना लक्ष्य मिल गया। जांच के दौरान वह अपनी सीमाओं को अच्छी तरह जानता था। चूंकि होली गोस्ट चर्च का हेडक्वार्टर्स इसी जंगल में था, उन्हें संसाधनों की जरूरत पड़ती ही। इसके अलावा रेडियंट सिटी सन मून एम्पायर का केंद्र था। इसी वजह से अगर हेडक्वार्टर्स जंगल में था तो उसे रेडियंट सिटी के करीब ही होना चाहिए था। यह जंगल खतरों से भरा था। खतरे से बचने के लिए हेडक्वार्टर्स का जंगल के कोर रीजन से दूर होना ही बेहतर था। इसलिए वह मुख्य रूप से जंगल के उस बाहरी हिस्से को जांच रहा था जो रेडियंट सिटी की ओर था। और सच में उसने जल्दी ही बहुत से लोगों को काम में लगे हुए देख लिया। वे लोग बहुत ज्यादा साफ दिखाई दे रहे थे। वे बड़ी मात्रा में संसाधन बाहर निकाल रहे थे और उन्हें एक खाली जमीन पर जमा कर रहे थे। इसके बाद विशेष लोगों द्वारा उन संसाधनों को स्पेशल स्टोरेज टाइप सोल टूल्स में डाला जा रहा था। पता नहीं उनके पास ऐसे कितने स्टोरेज टाइप सोल टूल्स थे। जैसे ही वह खाली जमीन पूरी तरह भर जाती, सारे संसाधन तुरंत हटा लिए जाते और फिर वे दोबारा संसाधन निकालने लगते। हुओ युहाओ का पहला अंदाजा यही था कि हेडक्वार्टर्स जमीन के नीचे है, क्योंकि सारे संसाधन नीचे से ही निकाले जा रहे थे। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को नीचे की ओर बढ़ाया। उसकी मौजूदा स्पिरिचुअल पावर के साथ जमीन के नीचे देख पाना कोई समस्या नहीं थी। जैसे जैसे वह और गहराई में गया, वह अचानक हैरान रह गया। यह किस तरह का प्रोजेक्ट है? जंगल के नीचे एक ऐसी संरचना थी
जो किसी महल जैसी लग रही थी। यह अंडरग्राउंड बिल्डिंग 1000 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई थी। यह ग्रेनाइट से बनी थी और तरह तरह की सजावट से सजी हुई थी, जिससे यह बेहद शानदार लग रही थी। इस इमारत में इस समय लगभग 1000 लोग मौजूद थे और उनमें से ज्यादातर व्यस्त थे। इनमें कई लोग अपेक्षाकृत कमजोर थे, जिनके पास सिर्फ 3 से 6 रिंग्स थे। लेकिन फिर भी 1-2 100 लोग ऐसे थे जिनकी कल्टीवेशन काफी मजबूत थी। वे कमजोर लोगों को आदेश दे रहे थे, जो संसाधन ढो रहे थे। हुओ यूहाओ को जांचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि यही सही जगह है। होली गोस्ट चर्च के अलावा और कौन इतना अमीर हो सकता था? जो संसाधन बाहर निकाले जा रहे थे, उनमें रेयर मेटल्स, गोल्ड सोल कॉइन्स के ढेर और अनगिनत कीमती खजाने शामिल थे। उनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। भले ही उनकी दौलत सन मून एम्पायर से कम हो, फिर भी वे श्रेक एकेडमी जितने अमीर थे। ये ईवल सोल मास्टर्स जरूर चोरी और लूट से यह सब इकट्ठा करते आए होंगे। यह वाकई शानदार था। अगर सिर्फ इन सामानों से भी उसे यकीन न होता, तो जोंगलिवू और फेंगलिंग को भीड़ में देखकर उसकी सारी शंकाएं खत्म हो गईं। नांगोंग वान भी वहीं मौजूद थी। इसके अलावा और भी कई जाने पहचाने चेहरे थे। यही वह जगह थी। जोंगलिवू गंभीर नजर से अपने लोगों को काम करते देख रहा था। उसने नांगोंग वान से पूछा, सुप्रीम एल्डर की तरफ से कोई खबर आई? अभी तक नहीं। वह सुबह चली गई थी, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं लाई है, नांगोंग वान ने आदर के साथ जवाब दिया। जोंगलिवू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, संसाधनों की आखिरी खेप भी हटा ली गई है। हमारे लोग भी वापस आ गए हैं। इस खेप को भेजने के बाद हम अस्थायी रूप से बाहर निकलने का रास्ता सील कर देंगे। जब मौका मिलेगा तब वापस आएंगे। यही हमारे चर्च की नींव है। हम एक दिन जरूर लौटेंगे। नांगोंग वान ने सिर हिलाया और कहा, हम जरूर वापस आएंगे। सेक्ट लीडर, हम कब निकलेंगे? जोंगलिवू ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। सब कुछ समेटने के तुरंत बाद। नानगोंग वान चौंक गई। क्या हम सुप्रीम एल्डर और एल्डर लॉन्ग का इंतजार नहीं करेंगे? जोंगलिवू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि उनका इंतजार मत करना। समझ नहीं आता कि वह क्या सोच रही हैं। जब सन मून एम्पायर पहले ही हमारे खिलाफ हो चुका है, तो वह हमें उनसे बदला लेने का आदेश क्यों नहीं दे रही है? उनकी ताकत के सामने उन्हें कौन रोक सकता है? मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। हम सब कुछ समेटकर तुरंत निकलेंगे। हमारे लोग ही हमारी असली ताकत हैं। हमें बस बच निकलना है और अपनी शक्ति फिर से इकट्ठा करनी है। फिर हम दोबारा उभरेंगे। जी, नांगोंग वान ने आदर से उत्तर दिया। यहां जोंगलिवू ही निर्णय लेने वाला था और नांगोंग वान को उसके आदेश मानने ही थे। इसी समय फेंगलिंग और जोंगलिवू ने एक साथ सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। नांगोंग वान और बाकी एल्डर्स थोड़े धीमे थे, लेकिन कुछ ही पल में उन्होंने भी आसमान की ओर देखा। टाइटल्ड डुलुओ होने के नाते उनकी इंद्रियां बेहद तेज थीं। आसमान में अचानक प्रकट हुआ यह भारी दबाव उनकी नजर से कैसे बच सकता था? जब उन्होंने उस भयानक दबाव को महसूस किया तो वे घबरा गए, और उस दबाव का स्रोत भी अज्ञात था। कई बार अज्ञात ही सबसे डरावना होता है। जोंगलिवू के आदेश पर तुरंत एक रोशनी की बैरियर उठी, जिसने सारे ईवल सोल मास्टर्स को अपने अंदर घेर लिया। सन मून एम्पायर ही अकेला नहीं था जिसके पास लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर्स थे। होली गोस्ट चर्च लंबे समय तक उनका नेशनल चर्च रहा था। उनके पास भी खुद को बचाने के अपने तरीके थे। ऊपर से यह उनका हेडक्वार्टर्स था। आसमान धीरे धीरे काला होने लगा। विशाल बादल इकट्ठा होने लगे और मौसम भी ठंडा सा महसूस होने लगा। मैं ऊपर जाकर देखती हूं, फेंगलिंग ने कहा। जोंगलिवू ने उसे रोक लिया और सिर हिलाया। ये सन मून एम्पायर के लोग नहीं हैं। सोल इंजीनियर्स ऐसा दबाव नहीं बना सकते। पूरे महाद्वीप में बहुत कम लोग हैं जो इतना भयानक दबाव पैदा कर सकें। डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो। डिस्ट्रेस सिग्नल? उधर? फेंगलिंग ने हैरानी से पूछा। जोंगलिवू ने सिर हिलाया। अगले ही पल एक चमकती हुई सुनहरी लौ आसमान में उठी। आसमान में फटने के बाद एक और सुनहरी रोशनी की किरण और ऊपर गई। वह भी फटी और एक सुनहरी छतरी का रूप लेकर आसमान में टंग गई, जो धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आसमान से सफेद रोशनी की एक किरण नीचे उतरी। यह बहुत शक्तिशाली नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही वह प्रकट हुई, ईवल सोल मास्टर्स के चेहरे बदल गए। वजह यह थी कि लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर के बाहर जो दबाव था वह और भी ज्यादा बढ़ गया था, पहले से कहीं ज्यादा। छी! लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर उसे रोक भी नहीं पाया और सफेद रोशनी उसे भेदती हुई नीचे आ गिरी। जोंगलिवू सबसे पहले पीछे हटा और दूर भाग गया। होली गोस्ट चर्च और श्रेक एकेडमी में यही अंतर था। होली गोस्ट चर्च में
खतरे के समय हर कोई सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता था। वे दूसरों की परवाह नहीं करते थे। इसी पल एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे जमीन फट गई हो। उस भयानक विस्फोट से आसमान के रंग ही बदल गए। यह टैंक सेक्ट का स्पेशल क्लास 9 स्टेशनरी शेल ताया था। पहले हुओ युहाओ इसी स्टेशनरी शेल का इस्तेमाल सन मून इंपीरियल पैलेस की प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ने के लिए कर चुका था। ऐसे में होली गोस्ट चर्च की बैरियर इसे कैसे रोक सकती थी? बैरियर के टूटते ही वह तुरंत ढही नहीं, लेकिन उसके भीतर एक भयानक विस्फोट हुआ। एक टाइटल्ड ढूलुओं को भी क्लास 9 स्टेशनरी शेल से डरना पड़ता था। यह दुनिया का सबसे महंगा हथियार था। यही एक बड़ा कारण था कि सोल इंजीनियर सोल मास्टर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। विस्फोट 10 सेकंड से भी ज्यादा समय तक चलता रहा, उसके बाद धीरे धीरे शांत हो गया। जब जोंगलीवू जमीन से उठकर खड़ा हुआ तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक तबाह जमीन थी, जिसे भयानक विस्फोट ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। कई रेयर मेटल्स पिघल चुके थे और ढेर सारे संसाधन भाप बनकर उड़ गए थे। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही थी वह यह थी कि बड़ी संख्या में लो से मिड टियर ईवल सोल मास्टर्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुके थे। इस तरह के विनाशकारी हमले में और कोई संभावना हो ही नहीं सकती थी। यह कौन है? कौन इतना सक्षम है कि इस रहस्यमयी जगह को ढूंढ ले और बिना किसी हिचक के यहां स्टेशनरी शेल का इस्तेमाल कर दे? सन मून एम्पायर। यह जरूर शूत्यनरन ही होगा। जोंगलीवू का चेहरा हरा पड़ गया। उसे अपनी मां की बात न मानने का पछतावा हो रहा था। अगर उसने पहले लो और मिड टियर सोल मास्टर्स को हटा दिया होता तो बेहतर होता। समय बचाने के लिए उसने सबको संसाधन निकालने में लगा दिया था। 7 रिंग्स से कम वाला कोई भी सोल मास्टर इस विस्फोट में जिंदा नहीं बच सकता था। यहां तक कि जिनके पास 7 या उससे ज्यादा रिंग्स थे, उन्हें भी ईवल टाइटल डुलुओं की अनजानी मदद के बिना बच पाना मुश्किल था। आमतौर पर होली गोस्ट चर्च की रक्षा इतनी ढीली नहीं होती थी, लेकिन संसाधन निकालने के कारण उन्होंने अपनी कई डिफेंसेस हटा दी थीं। किसने सोचा था कि कोई इतने सही मौके पर हमला कर देगा? क्या मां रेडिएंट सिटी नहीं गई थी? फिर सन मून एम्पायर यहां कैसे हमला कर सकता है? और उन्हें यह कैसे पता चला कि हम यहां हैं? जगह अब भी जल रही थी। प्रोटेक्टिव सोल बैरियर्स पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। जो इलाका विस्फोट में उड़ा था वह पूरी तरह झुलस चुका था। 100 से भी कम ईवल सोल मास्टर्स इस विस्फोट में बच पाए थे। सोल टूल्स। यही सोल टूल्स की ताकत थी। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि इस विशाल विस्फोट ने होली गोस्ट चर्च का भविष्य ही पूरी तरह खत्म कर दिया था। जोंगलीवू ने दांत भींच लिए और उसकी आंखें लाल हो गईं। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि जलन वाली गर्मी गायब हो रही है। उसकी जगह एक भयानक ठंड ने ले ली। बर्फ पड़ रही थी। आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे जो उड़ते हुए पेंगुइन के पंखों जैसे लग रहे थे। धुंधले बादलों के बीच बर्फ के टुकड़े घूम रहे थे। बहुत जल्दी जमीन पूरी तरह सफेद हो गई। यहां तक कि जला हुआ इलाका भी बर्फ से ढक गया। जमीन की बची खुची गर्मी भी इन बर्फ के टुकड़ों के सामने बेकार लग रही थी। वे पिघल तक नहीं रहे थे। हुओ युहाओ हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे कोई शासक अपनी दुनिया को देख रहा हो। उसने टैंग वुतोंग का हाथ थाम रखा था और उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन आसपास के बड़े इलाके को ढक चुकी थी। उसने टाया का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था कि वह इन ईवल सोल मास्टर्स से निपट नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि वह कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहता था। अगर एक भी ईवल सोल मास्टर भाग निकलता तो आगे चलकर बड़ी तबाही हो सकती थी। इसलिए अगर उसे पूरी बुराई को खत्म करना था तो उसे निर्दयी बनना ही था। जोंगलीवू को कुछ आभास हुआ। उठते ही उसने तुरंत आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी तरह से उधेड़कर सबके सामने रख दिया गया हो। बर्फ के टुकड़े नाच रहे थे और हवा का तापमान तेजी से गिर रहा था। 100 से भी कम ईवल सोल मास्टर्स बचे थे और उनमें से भी कई घायल थे। यही क्लास 9 स्टेशनरी सोल शेल की ताकत थी। अगर कोई इसके लिए तैयार न हो तो यह जानलेवा साबित हो सकता था। डाओलिंग एम्पायर के इंपीरियल पैलेस में भी यही हुआ था और अब होली गोस्ट चर्च को भी वही अंजाम भुगतना पड़ा। एक बेहद ठंडी आभा नीचे उतरी। कुछ ईवल सोल मास्टर्स अनजाने में उन बर्फ के टुकड़ों को छू बैठे और चौंक गए। वे उतने नरम नहीं थे जितने दिखते थे। वे पत्थर जितने सख्त थे। जैसे ही कोई उन्हें छूता एक अजीब सी ठंड तुरंत उसके शरीर में घुस जाती। यह ठंड हड्डियों तक जमाने वाली थी, मानो उसी पल उनकी मज्जा जम जाएगी। सोल मास्टर्स आम लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन -150 डिग्री सेल्सियस के तापमान में
तो एक टाइटल डुलुओ भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। जैसे ही बर्फ गिरने लगी, जोंगलीवू को तुरंत समझ आ गया कि कौन आया है। लेकिन जो बात उसे और भी ज्यादा निराश कर रही थी, वह यह थी कि इस व्यक्ति की ताकत पिछली लड़ाई से भी कहीं ज्यादा लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? वह इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? वह इतना डरावना क्यों है? और उसने इस जगह को कैसे ढूंढ लिया? फैल जाओ, भागो! जोंग लीवू चिल्लाया। उसने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और जंगल के और अंदर की ओर दौड़ पड़ा। फेंगलिंग उसके ठीक पीछे थी। इसी समय आसमान से एक साफ सफेद हेलो उतरा और उसने सारे इविल सोल मास्टर्स को अपने अंदर घेर लिया। एक भी बाहर नहीं बचा। क्या तुम भाग भी पाओगे? बर्फ के टुकड़े भयानक, नुकीले हथियारों में बदल गए। हवा में घूमते हुए वे तेज धार वाले ब्लेड बन गए। इन ब्लेड्स ने इविल सोल मास्टर्स को बुरी तरह घायल कर दिया। आसमान से लाइट प्रोजेक्शंस उतरने लगे। स्नो फेरीज थीं, जेड ग्रीन स्नोफ्लेक्स थीं और यहां तक कि विशाल भालू भी थे। एक भीषण नरसंहार शुरू हो गया। यह स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस था। यह स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस का असली पूर्ण रूप था। यहां तक कि स्नो एम्प्रेस भी इसे इस स्तर तक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसका कारण यह था कि हुओ यूहाओ का स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस, आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस दोनों की डोमेन टाइप एबिलिटीज से मिला हुआ था। इसमें दोनों की ताकतें एक साथ जुड़ी थीं। इतने कम तापमान में सिर्फ वही टिक सकता था जिसके पास अल्टीमेट आइस हो। स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और आइस बेयर किंग सभी प्रकट हो चुके थे। हुओ यूहाओ का दूसरा सोल कोर पूरा होने के बाद वे सभी उसकी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे फिर से अपने पुराने चरम स्तर पर हों। कोई भी इविल सोल मास्टर उनके हमलों को रोक नहीं पाया, एक भी नहीं। वे सब बेबस बच्चों की तरह थे जिन्हें लगातार बर्फ की मूर्तियों में बदला जा रहा था या फिर पीसकर चूर कर दिया जा रहा था। आसमान से गिरा सफेद हेलो हुओ यूहाओ का मास एनफीबलमेंट था। पूरे महाद्वीप में इस समय कोई और ऐसा नहीं था जिसकी स्पिरिचुअल टाइप सॉल स्किल्स हुओ यूहाओ जितनी डरावनी हो। उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सॉल कोर से पैदा होने वाली भंवर जैसी सॉल पावर यह सुनिश्चित करती थी कि हर सॉल स्किल दो तरह की हो, स्पिरिचुअल और आइस। इसी वजह से जब मास एनफीबलमेंट ने इविल सोल मास्टर्स को प्रभावित किया, तो उन्होंने सिर्फ कमजोरी ही महसूस नहीं की, बल्कि एक ऐसी ठंड भी महसूस की जो उनके स्पिरिचुअल सीज में घुस गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चेतना ही जम रही हो। होली गोस्ट चर्च के दो अल्टीमेट डुलुओ अब मौजूद नहीं थे और हुओ यूहाओ पहले ही उनके कई ट्रांसेंडेंट डुलुओं को मार चुका था। जो बचे थे वे उतने मजबूत नहीं थे। इस समय वे बस भागना चाहते थे। वे इस बर्फ और हिम के भयानक नर्क से किसी तरह निकल जाना चाहते थे। गायन की आवाज गूंज उठी और प्रिंसेस ऑफ द सी हवा में गाने लगी। आइसी ब्लू हेलोस फैल गए। यह स्टार एनीज मिस्टीरियस आइस ग्रास द्वारा स्नोवी डोमेन ऑफ अल्टीमेट आइस को दिया गया एनहांसमेंट था। 5 स्पिरिट्स। ऐसा लग रहा था मानो 2 अल्टीमेट डुलुओ और 3 ट्रांसेंडेंट डुलुओ एक साथ लड़ रहे हों। भले ही वे हुओ यूहाओ की ताकत को असीम रूप से इस्तेमाल न कर पा रहे हों, लेकिन इन इविल सोल मास्टर्स से निपटने के लिए यह काफी था। आखिरकार सिर्फ जोंगलीवू और फेंगलिंग ही स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस से बाहर निकल पाए। वे ज्यादा दूर नहीं भागे, बल्कि जंगल के और भी अंदर घुसते चले गए। जंगल के भीतर बहुत सारे सोल बीस्ट्स थे। सिर्फ अंदर घुसकर ही उनके बचने की थोड़ी सी संभावना थी। जोंग लीवू ने हुओ यूहाओ का सामना करने के बारे में सोचा तक नहीं। पिछली लड़ाई के बाद से उसकी चोटें अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं। उसका बोन ड्रैगन किंग भी जा चुका था। इस समय वह अपने सबसे अच्छे हाल में नहीं था और हुओ यूहाओ के डोमेन से निकलने वाली आभा उसे बेहद डरा रही थी। अल्टीमेट डुलुओ। यह साफ तौर पर अल्टीमेट डुलुओ से निकलने वाला दबाव था। वह इस दबाव से अच्छी तरह परिचित था। उसने इसे पहले अपनी मां और लोंग शाओयाओ से महसूस किया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि हुओ यूहाओ इतनी जल्दी अल्टीमेट डुलुओ बन जाएगा। उसके पास सोचने का भी समय नहीं था। अभी वह सिर्फ भागना चाहता था। उसे जितना हो सके उतनी दूर भागना था। सबसे पहले उसे अपनी जान बचानी थी। जोंगलीवू अब जवान नहीं था, फिर भी उसे अपनी प्रतिष्ठा की बहुत चिंता थी। इंसान जितना लंबा जीता है, उतना ही उसे मरने से डर लगता है। रुको! आसमान से एक आवाज आई। जोंग लीवू के लिए यह किसी बिजली गिरने जैसा था। फेंगलिंग दहाड़ी और उसके शरीर पर लपटें जलने लगीं। डार्क फीनिक्स तुरंत उभरा। तेज आग ने उसके आसपास की हर चीज को जला दिया और घना धुआं उठने लगा। आसमान से 2 आकृतियां नीचे उतरीं। जंगल में लगी आग तुरंत बुझ गई। हो यूहाओ
और तैंग वुतोंग हाथों में हाथ डाले फंगलिंग और जोंगलीवू के सामने उतर आए। उन्हें देखते ही जोंगलीवू की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हाँ, उन दोनों से साफ अल्टीमेट डुओ की आभा निकल रही थी, और यह सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों थे। दो अल्टीमेट डुओ के सामने वे कैसे बच सकते थे? हुओ युहाओ ने कहा, एल्डर लॉन्ग और एल्डर ये के सम्मान में मैं तुम्हारे शव सुरक्षित रहने दूंगा। जोंग लीवू ने ठंडी नजर से हुओ युहाओ को देखा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत जाओगे? आज तुमने होली गोस्ट चर्च के इतने लोगों को मार दिया है। अगर हम आज बच निकले तो हम हर तरीका अपनाकर श्रेक सिटी को गोस्ट सिटी बना देंगे। हुओ युहाओ ने तंज भरी हंसी हंसी। पहली बात, तुम्हें वह मौका ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर होली गोस्ट चर्च में इतनी क्षमता होती तो श्रेक सिटी कब का खत्म हो चुका होता। तुम पहले भी यह नहीं कर पाए और आगे भी नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि श्रेक को तुम झड़ दे सकते हो? टैंग वुतोंग ने हुओ युहाओ का हाथ छोड़ दिया और एक कदम आगे बढ़कर जोंग लीवू और फेंगलिंग की ओर चली गई। हुओ युहाओ अभी भी स्नोवी डांस ऑफ अल्टीमेट आइस को नियंत्रित कर रहा था और उसकी सोल पावर उसके 5 स्पिरिट्स द्वारा इस्तेमाल हो रही थी। दूसरी ओर टंग वुतोंग पूरी तरह से सही हालत में थी। फेंगलिंग ने पहले हमला किया। वह उस दबाव भरे माहौल को और सहन नहीं कर पा रही थी। डार्क फ्लेम्स फूट पड़ी। इस बार वे चारों ओर नहीं फैलीं, बल्कि एक सीधी आग की रेखा बनकर टैंग वुतोंग की ओर बढ़ी। टैंग वुतोंग ने ठंडी हंसी हंसी। उसके पीछे सूरज की रोशनी का एक चमकदार घेरा उभरा। वह रोशनी पर्पलिश गोल्ड रंग की थी और उसके पीछे एक विशाल प्रकाश चक्र बन गया। फेंगलिंग की आग की रेखा टंग वुतोंग के पास पहुंचने से पहले ही चकनाचूर हो गई। तांग वुतोंग ने अपना बायां हाथ उठाया और उसके हाथ में सुनहरे पैटर्न वाला एक गहरा काला हथौड़ा प्रकट हुआ। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसका क्लियर स्काई हैमर हवा पर जोर से गिरा। एक तेज ध्वनि विस्फोट हुआ। 100 मीटर के दायरे में मौजूद सारी वनस्पतियां पूरी तरह नष्ट हो गईं। जमीन में एक बहुत गहरा गड्ढा तक बन गया। फंगलिंग ने दर्द से कराहते हुए ताजा खून उगल दिया। उसकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। जब टांग वुटोंग ने हथौड़ा घुमाया तो फंगलिंग को लगा जैसे हवा जम गई हो और 100 मीटर व्यास का एक विशाल हथौड़ा बन गया हो। इसके बाद वही विशाल हथौड़ा उस पर आकर टूटा। डार्क फीनिक्स की लपटें बिखरकर गायब हो गईं। उसके पैर भी जमीन में धंस गए। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी सारी शक्तियां पूरी तरह दबा दी गई थीं। जोंगली वू की स्टाफ पहले ही उसके हाथ में थी। उसके चारों ओर अवेंजिंग स्पिरिट्स उठने लगे। चाहे कुछ भी हो, वह अब भी रैंक 98 टाइटल्ड डॉलुओ था। वह चुपचाप मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे बस अपनी मौत को टालना था। उसके पीछे डेथ गॉड टेमन पपेट की परछाई उभरी। एवेंजिंग स्पिरिट्स प्रकट हुए और करुण चीखों के साथ जलने लगे, फिर आग के गोले बन गए। इसके बाद वे डेथ गॉड डीमन पपेट द्वारा निगल लिए गए। इस समय जोंगली वू बेहद क्रूर लग रहा था। फेंगलिंग ने आसमान की ओर देखते हुए दहाड़ लगाई। वह तुरंत एक काली फायर फिनिक्स में बदल गई। दहाड़ के साथ उसने एक जोरदार स्पिरिचुअल ब्लास्ट छोड़ा। वह अपना ट्रू बॉडी इस्तेमाल कर रही थी। टैंग वुटोंग की पीठ के पीछे ड्रैगन विंग्स खुल गए और उसने अपने दाएं हाथ में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर बुला लिया। इसके बाद उसने हवा में हथौड़ा घुमाते हुए भाले की नोक झोंगली वू की ओर कर दी। जब भी डार्क फिनिक्स उसके पास आने की कोशिश करती, अदृश्य हवा की धाराएं उसे तुरंत दूर फेंक देती। हर बार जब उस पर हथौड़ा गिरता, उसके शरीर की लपटें तुरंत कमजोर पड़ जाती। यह पूर्ण शक्ति के अंतर को दिखा रहा था। टैंग वुटोंग के पीछे की धूप और भी तेज होती चली गई। प्रकाश की एक शक्तिशाली आभा जोंगली वू के शरीर पर पड़ी, जिससे उसका शरीर धुआं छोड़ने लगा। फिर भी उसने दर्द सहा। उसके डेथ गॉड डीमन पपेट में अवेंजिंग स्पिरिट्स की आग लगातार डाली जा रही थी, जिससे वह और भी ठोस होता जा रहा था। जोंगली वू की ताकत इन्हीं अवेंजिंग स्पिरिट्स से आती थी, लेकिन अब वह उन सबको जला रहा था। इससे साफ पता चलता था कि वह पूरी ताकत झोंक चुका था। हुओ युहाओ तंग वुतोंग से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, लेकिन वह बिल्कुल शांत लग रहा था। वह सिर्फ एक दर्शक की तरह खड़ा था। अचानक डार्क फीनिक्स द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली आभा टंग वुतोंग के हथौड़े का जबरदस्ती सामना करने के बाद हवा में ही रुक गई। फेंगलिंग का असली रूप धीरे धीरे सामने आया। वह बेहद पीली पड़ चुकी थी और उसने ताजा खून उगल दिया। उसका शरीर जलने लगा था। सिर्फ उसकी सोल पावर ही नहीं, बल्कि उसकी सोल की शक्ति भी जल रही थी। वुटोंग, सावधान रहो, हुओ युहाओ ने चेतावनी दी। नाम के लिए फेंगलिंग होली गोस्ट चर्च की वाइस सेक्ट लीडर थी, लेकिन असल में वह जोंगली वू के नियंत्रण में थी। उसके लिए वह अपनी सोल और मार्शल सोल तक जलाने को तैयार थी।
ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सब उसकी अपनी मर्जी से हो रहा हो। फेंगलिंग ने आसमान की ओर देखते हुए दर्दनाक चीख लगाई। उसका शरीर अचानक काले लाल आग के एक विशाल गोले में बदल गया। इसके बाद वह तुरंत अपनी फीनिक्स फ्लेम्स के साथ मिल गई। अचानक फायर फीनिक्स पूरी तरह काली हो गई। उसने जोर से अपने पंख फड़फड़ाए। इस बार उसने टैंग वुतोंग के क्लियर स्काई हैमर को रोक लिया। इसके बाद वह आसमान से नीचे गिरी, लेकिन टैंग वुतोंग की ओर नहीं, बल्कि जोंगली वू की ओर। हुओ युहाओ के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। इसमें कोई शक नहीं था कि फंगलिंग और जोंगली वू होली गोस्ट चर्च की एक सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका असर क्या होगा, यह हो युहाओ को नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि इसकी कीमत फेंगलिंग और जोंगली वू दोनों के अवेंजिंग स्पिरिट्स को जलाना है, इसलिए यह काफी शक्तिशाली जरूर होगी। शायद यह उन्हें थोड़े समय के लिए अल्टीमेट डूलो की ताकत दे दे। आखिर इविल सोल मास्टर्स की शक्तियां हमेशा अजीब और रहस्यमयी होती हैं, लेकिन हुओ युहाओ जोंगली वू को ऐसा मौका कैसे देता? उसकी आकृति चमकी और वह टांग वुतोंग के सामने आ गया। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे गले लगा लिया। टांग वुतोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके ड्रैगन विंग्स उलट गए और उन्होंने हुओ युहाओ को अपने भीतर समेट लिया। इसके बाद उनके शरीर तेज रोशनी से चमकने लगे। एक ऊर्ध्वाधर आंख जो अजीब रोशनी से चमक रही थी, चुपचाप प्रकट हुई। उस आंख के भीतर सुनहरा, जेड ग्रीन, गहरा नीला, गहरा बैंगनी और कई दूसरे रंग लगातार चमक रहे थे। अगले ही पल उस ऊर्ध्वाधर आंख से कई रंगों से मिला हुआ प्रकाश का एक बीम बाहर निकला। हुओ युहाओ को सही समय पकड़ना था। जब उसने टांग वुतोंग को गले लगाया, ठीक उसी पल फेंगलिंग और जोंगली वू आपस में जुड़ चुके थे। इस समय जोंगली वू हिल भी नहीं सकता था। वह अजीब बहुरंगी प्रकाश बीम निकलते ही उसके आसपास के विशाल क्षेत्र को रहस्यमयी रोशनी से ढक दिया। फेंगलिंग के साथ मिलते ही जोंगली वू का शरीर गहरे लाल रंग का हो गया। उसका डेथ गॉड डीमन पपेट उसके असली शरीर के साथ जुड़ रहा था और उसकी आभा तेजी से बढ़ रही थी। इसी क्षण वह बहुरंगी प्रकाश बीम उसके सामने पहुंच गई। जोंगली वू ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप उठा है। इसके बाद उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई हो। उसे दिल की गहराइयों से अजीब सी राहत महसूस हुई। यह बेहद सुकून देने वाला एहसास था, लेकिन वह अब अपनी विशाल सोल पावर को महसूस नहीं कर पा रहा था। डेथ गॉड डीमन पपेट जैसे उससे छीन लिया गया हो। उसका पूरा शरीर एक सुनहरी मूर्ति में बदल गया। उसकी सारी शक्ति पल भर में गायब हो गई, जैसे बर्फ और हिम पिघल जाते हैं। यह गोल्डन रोड अमिडस्ट विदरिंग रेस्प्लेंडेंस था, हुओ युहाओ और टैंग वुतोंग का शक्तिशाली फ्यूजन स्किल। दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा छोड़ा गया फ्यूजन स्किल जो अल्टीमेट डुलुओ के बेहद करीब थे, इस दुनिया की सीमाओं को पार कर चुका था। यह डेमीगॉड के स्तर पर पहुंच चुका था। जोंगली वू और फेंगलिंग की सीक्रेट स्पेल चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हुओ युहाओ और तंग वुतोंग की लगभग देवता जैसी ताकत के सामने कैसे टिक सकती थी? फेंगलिंग की ताकत उसकी सोल के साथ ही खत्म हो गई। उसका कोई निशान तक नहीं बचा। जोंगली वू का डेथ गॉड डीमन पपेट भी छीन लिया गया, यहां तक कि उसकी सोल पावर भी आधी रह गई। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा जैसे वह कई दशक बूढ़ा हो गया हो। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग की शक्ति बदलने के साथ साथ उनका गोल्डन रोड भी बदल गया। विदरिंग सिर्फ मार्शल सोल्स और सोल स्किल्स पर ही नहीं हुआ, बल्कि लाइफ एनर्जी पर भी असर पड़ा। जोंगली वू पहले से ही काफी बूढ़ा था। गोल्डन रोड से प्रभावित होने के बाद उसकी लाइफ एनर्जी बुरी तरह घट गई। इस समय वह ऐसा लग रहा था जैसे मौत के बिल्कुल करीब खड़ा कोई बूढ़ा इंसान। यह असंभव है, यह असंभव है। यह ऐसी शक्ति है जो इंसानों की नहीं हो सकती। चाहे मेरी मां हो या एल्डर लॉन्ग, उनके पास भी ऐसी ताकत नहीं है। फिर ये लोग ऐसी शक्ति कैसे दिखा सकते हैं? जोंगली वू बड़बड़ाया। उसने अपनी आखिरी चाल चलने से पहले ही पूरी तरह हार मान ली थी। यह उसके लिए बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि इसकी कीमत उसकी जान थी। दूर से कई प्रकाश किरणें उड़ती हुई आईं और हुओ युहाओ के सामने रुक गईं। इसके बाद वे रोशनी 3 के गोलों में बदल गईं और अलग-अलग होकर उसके शरीर में समा गईं। इन रोशनियों को देखकर जोंगली वू और भी उदास हो गया। उसके स्पिरिट्स वापस आ चुके थे, जिसका मतलब यह था कि होली गोस्ट चर्च के सारे शक्तिशाली लोग निपटा दिए गए थे। अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। होली गोस्ट चर्च सच में पूरी तरह खत्म हो चुका था। हो युहाओ, तुमने मेरी होली गोस्ट चर्च को नष्ट कर दिया। अगर मैं भूत भी बन गया तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जोंगली वू ने नफरत से भरे स्वर में कहा। हो युहाओ ने आह भरी और कहा, अफसोस, तुम भूत भी नहीं बन पाओगे।
इस जीवन में तुमने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम भूत या अवेंजिंग स्पिरिट बन भी जाते, तब भी स्वर्ग तुम्हें सजा देता। लेकिन एल्डर लॉन्ग और एल्डर ये शिशुई के सम्मान में मैं तुम्हें वह मौका भी नहीं दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी भूत बन सकते हो? यह कहते हुए हुओ यूहाओ की आंखें सुनहरी हो गईं। वह धीरे धीरे जोंगली वू की ओर बढ़ा। उसकी विशाल स्पिरिचुअल पावर एक बड़े बैरियर में बदल गई, जिसने उन दोनों को घेर लिया। उसकी भयानक स्पिरिचुअल अंजुलेशंस फैलने लगीं, जो जोंगली वू की बची खुची स्पिरिचुअल शक्ति को भी निष्क्रिय करने में सक्षम थीं। इसी समय पूरा इलाका जोर से कांप उठा। आसमान से भयानक स्पिरिचुअल शक्ति उतर आई। एक भारी, प्रभुत्व से भरी और ठंडी आवाज हवा में गूंज उठी। कौन है यह? मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत किसने की? ईवल डीमन फॉरेस्ट में नरसंहार करने की हिम्मत किसने की? जैसे ही यह आवाज गूंजी, आसमान विकृत हो गया और अंधेरा छा गया। गहरे काले बादल फटने लगे, मानो पूरा आसमान ही चटक गया हो। हवा में एक विशाल आंख प्रकट हुई, जो सीधे हुओ यूहाओ, तांग वुतोंग और जोंगली वू की ओर देख रही थी। सॉवरेन, आप आखिर आ ही गए। कृपया इन दोनों को सजा दीजिए जिन्होंने ईविल डीमन फॉरेस्ट की शांति भंग की है, जोंगली वू हिस्टेरिकल अंदाज में चिल्लाया। जिन मददगारों का वह इंतजार कर रहा था, वे आखिरकार आ चुके थे। हाँ, यही होली गोस्ट चर्च का आखिरी सहारा था। अगर ईविल आय टायरेंट किंग की अनुमति न होती, तो होली गोस्ट चर्च को ईविल डीमन फॉरेस्ट में अपना हेडक्वार्टर्स बनाने की इजाजत कैसे मिलती? भले ही यह जंगल के किनारे पर था, लेकिन इससे ईविल आय टायरेंट किंग के साथ उनके रिश्ते का पता चलता था। ये शीशुई और लॉन्ग शाओयाओ की मौजूदगी में उनके पास ईविल आय टायरेंट किंग से बातचीत करने का अधिकार था। इस बार होली गोस्ट चर्च तभी संसाधन हटाने पर मजबूर हुई थी, जब ये शिशुई और लॉन्ग शाओयाओ को लगा कि उनकी जिंदगी अब अपने अंत के करीब पहुंच चुकी है। ईविल आय टायरेंट किंग कोई दयालु प्राणी नहीं था। जैसे ही होली गोस्ट चर्च उसके बराबर खड़े रहने लायक नहीं रहती, उसे उनके नष्ट होने से कोई आपत्ति नहीं होती। यह सच था कि पिछले कुछ सालों में होली गोस्ट चर्च ने उसे काफी फायदे दिए थे, लेकिन ईवल डीमन फॉरेस्ट उसका इलाका था। वह यहां किसी भी इंसान को टिके रहने नहीं देना चाहता था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।